ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का उनके मन पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है। आज हमारा मंगलवार है, महीने का पहला, और आज जो हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, आज का हमारा गन्ने की पाठशाला विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम, और आज का हमारा विषय है गन्ने फसल की देखभाल और समसामयिक कार्य। जी बिल्कुल। और गन्ना विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश से। तो किसान बहन भाइयों, जो भी आपकी गन्ने की फसल से समस्या है, समाधान चाहते हैं या और भी कोई जानकारी गन्ने की फसल से चाहते हैं, तो आप सीधे विशेषज्ञों से फोन पर बात कर सकते हैं, और गन्ने की फसल में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और हमारे फोन नंबर हमारे श्रोताओं वही हैं 01123421082, 23421082, और दूसरा हमारा नंबर है 23421083। इनके आगे 011 लगाना ना भूलें। जी बिल्कुल। और विषय एक बार फिर से बता देते हैं, गन्ना फसल की देखभाल और समसामयिक कार्य, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल। आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पारा सर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं विशेषज्ञों के पास। डॉक्टर साहब, फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा भी सभी किसान भाइयों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सभी को मेरा राम राम। डॉक्टर साहब, गन्ना कहते हैं कि नकदी फसल है जी, है ना? बिल्कुल। और गन्ने से उत्पाद की बात करें तो कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं जी, और ये आवश्यक है कि गन्ने की हमारे जो किसान हैं, आप जो वैज्ञानिक हैं, उनके बताए गए तरीके से अगर वो खेती करते हैं तो उत्पादन अच्छा होगा, और जब उत्पादन अच्छा होता है डॉक्टर साहब, तो यकीनन जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है जी। अब डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं, क्योंकि मानसून आ गया है, शुरुआत होगी है। वो बात अलग है कि उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो उस तरह की बरसात अभी नहीं देखी गई, इक्का दुक्का कहीं कहीं पे बारिश हो रही है। हाँ, प्री मानसून बारिश इसको हम कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो बारिश हुई है डॉक्टर साहब, गन्ने पे किस तरह से देखी जाती है? किस तरह का गन्ने की फसल में इसका क्या असर देखा जाता है? देखिए, गन्ने की फसल जो है वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से बरसात के मौसम पर ही निर्भर करती है। चाहे वो हमारी गन्ने की फसल बसंतकालीन फसल के मौसम में बोई गई हो या शरदकालीन बोई गई हो, लेकिन गन्ने की जो असली बढ़वार है वो हमारी बरसात के जो आपका जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना होता है, इन 3 माह में सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया है, फोन ले लेते हैं पहले जी। हेलो। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं इलियास बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है इलियास भाई, बताइए क्या सवाल है आपका? गन्ना है जी, नया बाबक फसल है आपकी? हाँ जी, गन्ने की फसल है। हाँ, नए गन्ने की। मतलब आपने कब बोया था गन्ना? वो बोया था जी करीब ऐसे हो लिए कोई 50 दिन। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने अप्रैल के लास्ट में गन्ना बोया है आपने। पीली पीली सी हो रही है, कुछ सफेद सी हो रही, धारीदार। अच्छा, सफेद पत्तियां हो रही हैं। प्रजाति आप बता सकते हैं कौन सी प्रजाति का आपने गन्ना बोया है? प्रजाति 38 है जी। 0238 वैरायटी आपकी है। तो एक चीज और मुझे बता दिए कि जब आपने गन्ना बोया था तो उस समय आपने उस फसल की बुवाई के समय पे क्या कौन सा उर्वरक आपने रासायनिक उर्वरक प्रयोग किया था? उसमें जी दवाई भी मतलब सल्फर वगैरह था जी, और वैसी दवाई भी गिरती थी मक्की जी, मतलब जड़ों में नीचे। ठीक है खाद लगा था DAP जी, और फिर उसे पानी दिया जी पहला जी, फिर उसमें कीड़े की दवाई गिरी, स्प्रे करी
अच्छा, कीड़े की कौन सी दवा बता सकते हैं, आपने कौन सी दवा डाली थी? एक कालिया हुआ जी, कालिया वो भी कह रहा था, कुछ और दिया था एक। अच्छा, मतलब दुकानदार ने, वो तो ध्यान नहीं मेरे। हाँ, नहीं, आपको देखिए ऐसा है कि अब हम लोग किसी कंपनी का तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जो उत्पाद रसायन जो उसके अंदर मिला हुआ है, हम उसी के बारे में आपको यहाँ से जानकारी दे सकते हैं। देखिए इलियास भाई, आपने गन्ना जो बोया है 0238 है, क्योंकि मुजफ्फरनगर हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ने के क्षेत्र में काफी अग्रणी जिला है, लेकिन ये प्रक्षेत्र जो आपकी 0238 प्रजाति है, आपने अब अगली 2 इस बार रखाइएगा, अगली बार इसको प्रजाति को बदलिएगा। पहली बार तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि 0238 प्रजाति को बहुत मत लगाइएगा ज्यादा, क्योंकि इस प्रजाति में काफी बीमारी की समस्या आ रही है। और दूसरी बात है, आपसे ये कहेंगे कि आपने इसमें पानी दे रखा है, अगर आप इसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अगर आपने नहीं किया है तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, एक लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव बुरकाव भी कर सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक आप चीज और देखेंगे, अगर आपने गन्ने की बुवाई के समय पे जैसे आप कह रहे हैं हल्का पीलापन आ रहा है और पत्तियां अगर कटी फटी नहीं है, उसमें किसी तरह के कीड़े का प्रकोप नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यूरिया के साथ ही आप उसमें जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया के साथ मिला करके 33% का जिंक सल्फेट आप 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप डाल देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो गन्ना में पीलापन आ रहा है वो निश्चित रूप से आपका दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक सुझाव दूंगा, मुजफ्फरनगर में आपका कौन सा विकास खंड पड़ता है ये भी अगर बताएं आप तो मैं बता सकता हूं आपको कि कृषि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ का ही कृषि विज्ञान केंद्र एक बघरा में है और एक आपका चित्तौड़ा में खतौली के पास में। आप उनसे भी वहां पे जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बगरे में है जी हमारा ब्लॉक। हाँ, तो बगरे में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे जो वैज्ञानिक हैं आप उनसे भी दिखा करके उनसे राय मशवरा कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको यूरिया का प्रयोग बताया और जिंक सल्फेट का प्रयोग बताया है, उनका प्रयोग आप जरूर करिएगा। भाई हमारी कल को धन्यवाद जी। ठीक है, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई फोन करने के लिए। बहनों भाइयों, कार्यक्रम हमारा चल रहा है फोन इन। आज विशेष कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला प्रायोजित कार्यक्रम है और विषय है गन्ना फसल की देखभाल और समसामयिक कार्य। डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश में। गन्ने से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो, कोई जानकारी आप चाहते हो, आप गन्ना नहीं लगाते हैं, गन्ना लगाना चाहते हैं, किस तरह लगाएं उसके बारे में कुछ जानना हो, गन्ना खड़ा हुआ है उसमें कोई समस्या है, तो मतलब गन्ने से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो तुरंत आप फोन कीजिए। हम यकीन दिलाते हैं आपके समस्या का समाधान डॉक्टर मिश्रा जरूर कर देंगे। फोन नंबर हमारे वही हैं जो अक्सर रहते हैं फोन इन कार्यक्रम में, 23421082 23421082 23421083 23421083 दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं। आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो इन दोनों नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड है 011, वो जरूर लगाइएगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले के फोन आए, हम लौटते हैं अपनी चर्चा पे। बरसात की चर्चा आप कह रहे थे कि बरसात जो जितनी भी हुई है वो गन्ने की फसल में लाभकारी है। हाँ, तो देखिए इसलिए जो गन्ने की फसल को पानी की जो आवश्यकता होती है लगभग वो आपकी इन्हीं ये माह है हमारी जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त और सितंबर में, इसमें पूरी पानी की उसकी रिक्वायरमेंट जो है आवश्यकता पूर्ण होती है। और साथ ही साथ गन्ने की जो अधिकतम बढ़वार है वो इन 3 माह में ही होती है सबसे ज्यादा। और इसलिए किसान भाई यदि गन्ने की जी एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूँ रोकने के लिए। ठीक है, फोन ले लेते हैं पहले जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं मास्टर हुकम सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं मास्टर जी? करौठी जिला बुलंदशहर जी। जी बताएं। गन्ने का पेड़ बेचारा खड़ा है, ये मेरा नहीं कर रहा, मतलब नीचे से छूट नहीं रहा, गन्ने नहीं छूट रहे, इतना पेड़ है। मैं ये आपसे एक जानना चाहूंगा कि आपने ये गन्ना की बुवाई किस समय की थी, किस माह में की थी? आपने अप्रैल में की थी कि मई में की थी? गेहूं काट के बोई गई जी। हाँ। मई के पहले सप्ताह में। हाँ, देखिए ऐसा है कि मास्टर जी, देखिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे क्योंकि इस बार तो आपने गन्ने की बुवाई कर ली। अगर गन्ने में अच्छा ब्याज चाहते हैं, गन्ने की अच्छी फसल आप पैदावार अधिकतम पैदावार लेना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि गन्ने की बुवाई जो है हर हालत में आपके मार्च के महीने में हो जाए।
और 15 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में आप बुआई करते हैं तो गन्ने की बढ़वार वो ब्यात जो है वो नहीं हो पाता है। और केवल जो आपका गन्ना बोते हैं वही क्यों कारण है उसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा इसके समझाना चाहूंगा कि गन्ने की जो बढ़वार जो ब्यात है वो तापमान पर निर्भर करता है। हम गन्ना का जब बुआई कर देते हैं और लगभग 10 से 15 दिन के बाद में गन्ने का जमाव होता है और उस समय पे जाकर के तापमान जो है लगभग 40-45 डिग्री के आसपास पहुंचने लग जाता है और उस तापमान पे गन्ना ब्यात नहीं करेगा। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। तो हाँ, मतलब लेट हूं मैं गन्ना बोने में। हाँ, गन्ने की बुवाई करने में आप लेट हैं। जो हमारे गन्ना का ब्यात है अब उसमें गन्ने का ब्यात नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको ये वैज्ञानिक राय मशवरा करके अगर आप लेते तो आप गन्ने की जो बुवाई की थी उस बुवाई में गन्ने के टुकड़ों को पास पास बुवाई करनी थी, डबल लाइन से बुवाई करनी थी। यानी आपने अगर टेंच मेथड से गन्ना बोया है तो 2 टेंच लाइनों के बीच में 30 सेंटीमीटर पे या 45 सेंटीमीटर पे 2 बराबर लाइनें लगा करके बुवाई करनी चाहिए थी, जिससे कि आपके पौधों की संख्या अधिक हो जाती। भले ही गन्ना अगर ब्यात नहीं करता है तो जो आपका मदर पौधा है उनसे ही आपको पैदावार अधिक मिल पाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब देखिए, अब बरसात की बात हम कर रहे हैं। बरसात जिस कदर हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत जो हो रही है, उससे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो खूब बढ़ी हुई है इस वक्त। तो ह्यूमिडिटी का क्या असर गन्ने पे देखा? देखिए, इसीलिए मैंने जो आपको पहले अभी बताया था नरेश जी कि गन्ने की जो बढ़वार है वो अधिकतम मैंने कहा 3 माह में ही होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। कारण क्या है कि ये हमारा जो गन्ना है वो अधिक आर्द्रता पे ही बढ़वार करता है। अच्छा। यानी जिसको ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। जी। जब आर्द्रता हमारी 50% से लेकर के 70% के 80% के आसपास होती है उस समय गन्ना सबसे अच्छी बढ़वार करता है। और हमारे किसान भाइयों ने जो हमारी आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं वो देखा भी होगा कि गन्ना सामान्यतः आपका 1 सप्ताह में 1 इंच बढ़ता है, लेकिन जो ये 3 माह है उनमें प्रति सप्ताह 3 इंच बढ़ जाता है और वैसे 1 सप्ताह में केवल 1 इंच गन्ना बढ़ता है। तो उससे गन्ने की आप देखेंगे बढ़वार जो है सबसे ज्यादा होती है। और इसी समय गन्ना पोषक तत्वों का भी सबसे ज्यादा नीचे जमीन से लेता भी ये ज्यादा है। तो जो हमारे कल्ले बने हुए हैं उन्हीं कल्लों से इन 3 माह में ही मिलेबल कैन यानी जो गन्ने की चीनी मिल को सप्लाई देते हैं वो बनते हैं। तो डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, रोकता हूँ आपको, एक फोन आ गया, पहले फोन देखते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। जी हेलो, मैं जय सिंह बोल रहा हूँ, जिला अमरोहा, ब्लॉक मंडी धनौरा। जी जय सिंह जी बताएं क्या सवाल है? सर जी हमें ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर देना गन्ने पे। मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप अपनी गन्ना फसल में ट्राइकोडर्मा का छिड़काव क्यों करना चाहते हैं? क्या किसी ने आपको राय दी है या कोई समस्या है इस वजह से डालना चाह रहे हैं? सर जी 18 गन्ना बोया हुआ है, 018। हाँ, को 0118 जी हाँ। तो जो है गन्ना बिल्कुल सही है, बढ़िया चमक रहा है, इसलिए सुरक्षात्मक स्प्रे के लिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, अब अगर आपको सुरक्षात्मक के लिए छिड़काव वो करना है तो आप जमीन में उसको नीचे डालें, छिड़काव न करने के बजाय आप ट्राइकोडर्मा लाइएगा। मैं अब आपको इसकी पूरी विधि बताना चाहूंगा कि ट्राइकोडर्मा आप लीजिएगा और गोबर की सड़ी हुई खाद 1 एकड़ में 2 किलो, 1 एकड़ में 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा और लगभग आपका 25 किलो गोबर की 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें उस ट्राइकोडर्मा को मिलाइएगा और किसी छायादार स्थान पर उसमें मिला करके और थोड़ा सा पानी छिड़क करके उसको रख दीजिएगा। लगभग 1 हफ्ते में जो आपने 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाया था वो आपका 25 से 30 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा तैयार बन जाएगा। और फिर उसको गन्ने की, क्योंकि अभी गन्ना इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आप उसमें न घुस सकें, आप गन्ने की लाइनों में इस का बुरकाव कर दें और उसके बाद में मिट्टी उसके ऊपर चढ़वा दें तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और विशेष करके जो आपका रेड रॉट है, जो काना रोग है, लाल सड़न रोग है, उससे आपका गन्ना बच जाएगा बहुत हद तक। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब अगला फोन लेते हैं। जी हेलो, बात करो जी। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं बलबीर सिंह बोल रहा हूँ जी, बुलंदशहर जिले से, जटावर पाउंड्री गांव से। जी बलबीर भाई बताएं क्या सवाल है? बताने की बात ये है साहब, गन्ने की फसल में बेल जम रही है, बेल।
जो गन्ने के सहारे ऊपर चढ़ के भेंटे छप्पर सा बना दे वो। जी 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 बलबीर जी जी, कोई दवाई बताओ, कोई उपचार बताओ। देखिए ऐसा है बलबीर जी, इसको आइपोमिया स्पीसीज कहते हैं। इसके पत्ते जो है पान की तरह से आपके होंगे, जहां तक मैं आपकी पहचान अगर आपको बताना चाहूं तो, जैसे जिसको बेल कहते हैं। और आप ये गन्ने में जैसे जैसे आपका गन्ना बढ़ता जाएगा और वैसे ये गन्ने पर लिपट करके पूरे गन्ने को नीचे गिरा देती है। सामान यही है ना बलबीर जी, मैं जो आपको बताना चाहूँ यही है। और इसके पत्ते जो है जैसे पान का पत्ता होता है उसी तरह से इसका पत्ता भी आपने देखा होगा। और तो इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया है कि अभी बेल जो है बहुत प्रारंभिक अवस्था में होगी और अभी पौधा उसका बहुत बड़ा या तगड़ा नहीं बना हुआ होगा। तो इसलिए 2,4-D का 50% का इथाइल ईस्टर आता है। हाँ देखिए 2,4-D का एक 80% सोडियम साल्ट आता है, उसको नहीं लेना है आपको। 2,4-D का 50% का इथाइल ईस्टर, ये 50% ध्यान रखिएगा और इथाइल ईस्टर ध्यान रखिएगा। 2,4-D तो आपको याद रह जाएगा। इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा को आप 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके, जब मौसम खुला हुआ हो, बारिश न हो रही हो या 1-2 दिन बारिश की संभावना न हो, तब आप इसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो बेल है उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो 2,4-D से गन्ने पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं 2,4-D नहीं, 2,4-D से कोई गन्ने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी बावक फसल है या पेड़ी है? पौधा है। हाँ पौधा है, बिल्कुल आप बेहिचक आप डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पानी की मात्रा और दवा की मात्रा का अनुपात सही रखिएगा। खेत अगर बहुत समय तक बारिश नहीं हुई है, खेत सूखा पड़ा हुआ है, तो पहले हल्का पानी लगा दें और उसके बाद दवा का छिड़काव करें। ठीक है। हाँ मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूं। 2,4-D इथाइल ईस्टर 50% वाला, ठीक है। इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर। पानी की मात्रा लगभग आपकी 600 से लेकर के 800 लीटर पानी की मात्रा। कट नोजल, फ्लैट फैन नोजल जो आपका आता है जिसमें फव्वारा बना करके, और उसका छिड़काव आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो बेल की समस्या है वो आप उससे निजात पा जाएंगे। तो ये पूरे पे स्प्रे कर दें, पूरे फसल पे? हाँ विशेष करके देखिए गन्ना तो आपका बड़ा हो गया होगा और नहीं अभी कोई ऐसा नहीं, मेरा कहने मतलब है बेल से तो बड़ा ही है होगा, बेल छोटी होगी तो आपको बेल पे छिड़काव करना है, न कि गन्ने पे करना है। बेल पे तो फिर नीचे करना है। हाँ नीचे, हाँ यही में देखिए छिड़काव। अब पता लगा आपने बेल तो नीचे है और गन्ना ऊपर है, तो उसको जो छिड़काव करने वाला व्यक्ति हो उससे कहिएगा कि वो नीचे करे जहाँ पे बेल है। बेल पे ही जब दवा पड़ेगी तो तभी बेल वो जड़ से सहित सूख करके मर जाएगी। ठीक है जी। बलबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे थे कि गन्ने को अच्छी बढ़वार के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है जी। तो इस समय जो आर्द्रता है वो गन्ने की फसल के लिए बिल्कुल इस समय आर्द्रता जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत अच्छी है। जो आर्द्रता होती है ना, ये ह्यूमिडिटी जिसके कहते हैं, ये इसी के ऊपर गन्ने की मतलब पौधे की बढ़वार है वो निर्भर करती है। आप देखेंगे कि जो मई और जून का महीना होता है उन 2 महीनों में गन्ने की बढ़वार नहीं होती है और उस समय बढ़वार होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 माह जो होते हैं उसमें अगर आपने मार्च में जाकर के गन्ना बोया हुआ है तो मार्च से लेकर के और अप्रैल, इन 2 माह में गन्ना ब्यांत करता है, यानी उसमें से कल्ले फूटते हैं जी। और वो कल्ले फूटने के बाद में फिर आगे चल करके मई और जून में गन्ने को एक सरवाइव करने की स्थिति में रहता है, बढ़वार उसमें रहता है। लेकिन जुलाई और अगस्त का जैसे ही महीना आता है, जैसे ही वातावरण में आर्द्रता आती है, उसके बाद में गन्ना बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस की है, यानी पत्ती भोजन बहुत तेजी से बनता है और उसकी वजह से पौधा एकदम स्वस्थ अगर है पौधा, उसमें किसी कीड़े या बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे कि एक पौधे की स्थिति, उसकी जो कैनोपी है यानी पौधे की छत्र है, वो उसको देखेंगे तो आपको अप्रैल और मई में और जून में और उसके बाद में जुलाई और अगस्त में आप देखेंगे तो बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब डॉक्टर साहब बात ये आती है, एक तो गन्ना जी मीठा जी है और मीठे पे कहते हैं कि जो कीट है ना बड़ा आकर्षित होते हैं जी। दूसरा आर्द्रता, आपने कहा कि आर्द्रता गन्ने के लिए बहुत बढ़िया है।
लेकिन आर्द्रता तो कीटों के लिए भी अच्छी है। हाँ, ये मतलब हमारा परिस्थिति तंत्र है, जी जी, इकोसिस्टम है जी। इस में परिस्थिति तंत्र में सभी चीजें सरवाइव करती हैं कि भाई अब हम लोग ही देखते होंगे कि घरों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, तो निश्चित है कि जब आप फसल के लिए फायदेमंद है तो कुछ हमारी कीड़े बीमारियों के लिए भी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, उनके लिए भी अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, तो उनका भी प्रकोप हमारे उसमें खेतों में गन्ने की फसलों पर देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, इस पे आगे चर्चा करूंगा। सवाल है मेरा कि कौन कौन से कीट हैं, उस पे कैसे रोकथाम की जाए, लेकिन एक फोन पहले आ गया, फोन ले लेते हैं। हेलो, इंद्रवीर तेवतिया, धूगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ डॉक्टर। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रवीर भाई, कैसे हैं आप? सर जी बहुत बढ़िया, और आपसे बात हो गई आकाशवाणी परिवार, और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी, आप लोगों से बात होती है तो और खुश हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पान के पत्ते की तरह उस लपेटा बेल के पत्ते होते हैं, इसी वैरायटी में एक दूसरी बेल भी होती है जिसमें कांटे होते हैं जी, जिससे अगर उसे फाड़ेंगे तो कांटे लग जाएंगे, कटे भी और एकदम खुजा लगेगी जी। तो दोनों के लिए क्या कोई एक ही दवाई है जिससे ऊपर से नौजिन को सांस में बांध के ऊपर से छिड़काव करें, जिससे कि दोनों तरह के खरपतवार गन्ने की फसल में नष्ट हो जाएं, कुछ पेड़ी बड़ी हो रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना कि तेवतिया जी, आप जो मैंने अभी बेल के लिए बताई थी वही दवा इसमें भी काम करेगी। मैं आपको फिर दवा दोहरा देता हूँ कि 2,4-D इथाइल ईस्टर की दवा आती है, 50% की ये दवा है, और 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा करेगी। दोनों के लिए एक ही दवाई है? बिल्कुल एक ही दवा काम करेगी, इसमें अलग से किसी और कोई दवा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान एक चीज को इसमें आपको रखना है कि जितनी जल्दी आप दवा का छिड़काव करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कारण क्या है कि जो आपकी खरपतवार है वो जितनी बड़ी होती जाएगी और ज्यादा दिनों की हो जाएगी तो उतने ही उसके मरने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। इंद्रवीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बात करते करते अब क्योंकि 2 हमारे जो फोन आए हैं वो खरपतवार पे आ गए हैं जी, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये जो खरपतवार आ रहे हैं जी, ये या तो बिजाई से पहले या बिजाई के समय इनका कोई ऐसा रोकथाम का समाधान कुछ है? देखिए, बिजाई के समय पे दवाएं पड़ती हैं, उन दवाओं का जब जैसे आपने किसी किसान ने मार्च में गन्ना बोया तो मार्च में दवा डालेगा वो जी, 15-20 दिन के बाद में या गन्ने की बुआई के समय पे डालेगा, उन दवाओं का असर अब तक नहीं रहेगा। तो अच्छा। उसके उन कोई भी दवा डालते हैं तो उनका ज्यादा किसी दवा का 1 महीने का, किसी महीने का 45 दिन का, किसी महीने का 60 दिन का मैक्सिमम समय होता है। तो इस समय आकर के ये जो हमारे किसान भाई दोनों ने जो प्रश्न किया था ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल प्रश्न है। मतलब ये किसान इससे साबित होता है कि किसान भाई अपने खेतों में जाते हैं, देखते हैं और हाँ, और ये जो बेल है ये ज्यादातर हल्की जमीनों में और देखने को मिलता है। अगर मेरी बलवीर जी दोनों हमारे किसान भाई तेवतिया जी और ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो इस बात को भी देखेंगे निश्चित रूप से कि उनकी अगर जमीन हल्की है, दोमट मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, तब भी इस बेल का प्रकोप ज्यादा होता है। वो भी चीज देख करके चले, और इस समय दवा डालने का सबसे अच्छा सही समय है जी। अब डॉक्टर साहब ये बताइए, अब ये दवा डाल दी तो अब जब गन्ना बड़ा हो जाएगा फिर तो कोई खतरा नहीं है ना, फिर ये दोबारा हो सकते हैं क्या? देखिए, वैसे कोई भी रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की दवा डालते हैं तो 100% तो रिजल्ट कोई भी दवा नहीं आता है, लेकिन ये माना जाता है कि लगभग आपका 80%, 50% तक या 90% तक वो खरपतवार कंट्रोल कर लेता है। तो उससे आपका किसी हद तक ये मतलब बेल से किसान भाई का नुकसान होने से बच जाएगा। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है। हेलो जी, नरेश भाई नमस्कार। राम राम जी, राम राम। कौन बोल रहे हैं? ऋषिपाल नागर बोल रहा था, दादूपुर दनकौर, जिला गौतम बुद्ध नगर से जी। बहुत बहुत स्वागत नागर जी, कैसे हैं आप? बात ठीक है। ये बताइए क्या सवाल है? ये है जी, मेरा जो ईख का एक खेत है जी जी, इसमें जो है दीमक की सी कुछ शिकायत हो रही है, पत्ती जो है वो सूख रही है, और नीचे मैंने देखा भी है तो उसमें दीमक है नहीं। ऋषिपाल जी, आपका ये गन्ना पेड़ी है या बाबक है? ना जी, पेड़ी है। पेड़ी है तो आप जो पौधा सूख रहा है इस समय, आप उसको एक बार जड़ सहित उखाड़िएगा, और जड़ अगर आप बता रहे हैं कि उसमें दीमक नहीं है और पौधा सूख रहा है तो जड़ के पास से, जड़ की पहली और दूसरी पोई को काट करके देखिएगा कहीं उसमें लाल रंग के तो नहीं पड़ा हुआ है उसकी पोई।
अगर लाल रंग की पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, क्योंकि इस समय जो हमारी बाबक पेड़ी की फसलें हैं या बाबक फसलें हैं उसमें रेड रॉट यानी काना रोग का प्रकोप भी अब देखने को मिलेगा आपका, विशेष करके जुलाई और अगस्त के महीने में। तो ऐसी स्थिति में मतलब वो बड़ा ही हानिकारक होगा आपके लिए, फसल के लिए। तो इस चीज को एक बार जरूर देख लें। और अगर उसमें ये समस्या आती है, दीमक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर सफेद गिडार का प्रकोप हो। सफेद गिडार की भी मैं पहचान आपको बता देता हूं कि वो सफेद गिडार होगी एक मोटी मासल सी, जिसका मुंह हल्का काले से रंग का होगा और उस पर चूड़ियां, जैसे आपकी चूड़ियां कटी रहती है इस तरह की गोल गोल लाइनें होंगी, और वो पकड़ के जैसे ही आप उसको छुएंगे तो वो एकदम इकट्ठी हो जाएगी, मुड़ जाएगी आपस में। तो ऐसा तो नहीं है जैसे ये गर्मी पड़ी है लूओं की वजह से है? नहीं, जैसे लू चली थी अब ज्यादा नहीं। लू, देखिए लू चलने पर अगर किसान ने इतना, तो आप पुराने किसान हो, निश्चित रूप से उसमें हल्का अपने पानी तो जरूर दिया होगा, चाहे भले ही पानी दिया है, तो फिर आपका लू का असर नहीं हो सकता। लू में तो ये और अच्छा है कि जब गन्ने में बहुत अच्छा लू चलती है तो मैं आपको बता दूं कि गन्ने में उतना ही अच्छा ब्यात भी होता है। अच्छा। हाँ, गन्ने के में ये कहावत है कि गन्ने को एक बार अगर मई और जून में आपने एक बार सूखट का असर करा दिया, यानी उसमें पानी विलंब से आपने दिया, तो निश्चित रूप से गन्ने का ब्यात बढ़ जाता है, गन्ने का कल्ले उसमें से ज्यादा फूटते हैं। तो इसलिए मैं इसका लू का या गर्मी का असर नहीं मान सकता हूं। देखो, दो चीजें, अगर आपने देखा दीमक नहीं है या सफेद गिडार नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें काना रोग या रेड रॉट की समस्या हो सकती है। उसकी पहचान यही है कि गन्ने को उखाड़िएगा, उखाड़ने के बाद में दराती से उसको काटिए, बीच नीचे से बिल्कुल जड़ के पास से। अगर वो लाल रंग का दिखाई देता है तो ये रेड रॉट के लक्षण है। और ऐसे अगर पौधे हैं आपके तो उनको पूरे थावले को, जिसमें अगर 4 गन्ने हैं 5 गन्ने, पूरे थावले को उखाड़िएगा और उखाड़ करके जला दीजिए या गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दबा दीजिएगा। और जहां से ये थावला उखाड़ा है आपने पूरा किया है, वहां पे थायोफेनेट मिथाइल 1.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके तुरंत जहां आपने उखाड़ा था वहां पे डाल देंगे, या ब्लीचिंग पाउडर का वहां पे छिड़काव कर देंगे, जिससे कि ये बीमारी दूसरे थावले जो आपके गन्ने हैं उन पर इसका प्रकोप ना हो सके। तो ऋषिपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फोन इन कार्यक्रम जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉली हेलाइट, IPL की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। IPL की पॉली हेलाइट, IPL की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉली हेलाइट। तो किसान बहन भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला। और आज का विषय है गन्ना फसल की देखभाल और समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा। और फोन नंबर है जहां आप फोन करेंगे 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। इन दोनों नंबरों से पहले आप 011 जरूर लगा लें। डॉक्टर मिश्रा जी,
कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, एक फोन भी आया था ऋषिपाल नागर जी का, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी और मैंने भी जो फोन आए उनसे पहले एक सवाल आपसे उठाना चाहा था जो कि रुक गया बीच में जी। आपने कहा आर्द्रता जो है वो गन्ने के लिए अच्छी है, मैंने पूछा था कि कीट पतंगों के लिए, बीमारियों के लिए भी अच्छी है जी। तो इस समय कौन कौन से ऐसे कीट हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो गन्नों को प्रभावित कर सकती हैं और किस तरह से बचें? देखिए, गन्ना कोई भी फसल लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप होता है जी। जिस तरह से खरपतवारों का प्रकोप होता है तो उसी तरह से कीड़े बीमारियों से भी फसल प्रभावित होती है और जो गन्ने की पैदावार को भी कम करती है और पैदावार हमारे किसान भाइयों को कम प्राप्त हो पाती है, घट जाती है उनकी जी। तो गन्ना जब हमारा किसान भाई बोता है तो उसमें सबसे पहला जो कीड़ा लगता है उसको अर्ली शूट बोरर कहते हैं। अगेता, कंसुआ, किसान कुछ के हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं उसको कनशुआ के नाम से भी जानते हैं और उसको अगेती बेदक भी कहते हैं उसको। और ये गन्ने में जैसे ही गन्ना हमारा जमता है, लगभग 10-15 दिन का गन्ना होता है, 20 दिन का गन्ना होता है, वैसे ही उस गन्ने में इस कीड़े का प्रकोप हो जाता है। और उसकी पहचान ये है कि जो बीच का हमारा पत्ती होती है वो नीचे से सूख जाती है और उसको डेड हर्ट बोलते हैं, मृत मात्र गोब जिसको कहेंगे, मृत गोब कहेंगे। तो वो आपको बड़ा आसानी से खेत के अंदर दिखाई दे जाते हैं। और इसका प्रकोप जैसे जैसे बारिश कम होती है, पानी की कमी है या खेत सूखा काफी लंबे समय से हुआ, वर्षा काफी समय से नहीं हुई है, तो इस कीड़े का प्रकोप उतनी तेजी से बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर साहब, कीड़े बीमारियों पे और भी चर्चा करेंगे, रोकथाम पे भी चर्चा करेंगे। एक फोन पहले लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार सर, जय हिंद, राम राम। जय हिंद जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, इंडियन रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, ट्रेनर। और मेरे घर पे खेती होती है मेरी देखरेख में, क्योंकि घर पे अनपढ़ लोग हैं, शिक्षित हैं, पिताजी हैं, थोड़े बहुत कम पढ़े हैं जी। हाँ, नहीं भूपेंद्र भाई, ऐसा नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो पिताजी दादाजी, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। खैर, आप सवाल पूछो। साहब ज्ञानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट क्या है वो फोनिंग सिस्टम को नहीं, हाँ वो नहीं हाँ, उसमें दिक्कत हो सकती है जी, बताएं। सवाल ये है सर, मेरा गांव हरियाणा के बॉर्डर पे है, यूपी से अलीगढ़ का लास्ट गांव है, ब्रज 84 पोस्ट में जी। और वहाँ क्या यमुना नदी के किनारे पे, तो वहाँ सैलाब आता है, बाढ़ आती है जी। कुछ जमीन में क्या है, अभी धान की फसल लगाते हैं तो वो मर जाती है जब बाढ़ ज्यादा आ जाती है तो जी। पहले क्या है, वहाँ गन्ना कुछ लोग, मैं जब हम बच्चे से छोटे थे, हमारे पिताजी चाचा ताऊ करते थे जी जी जी। तो अभी क्या ऐसी जमीन में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिसमें कोई भयंकर का कुछ संज्ञा नहीं है, वो तो 10-20 साल में कभी एक बार ज्यादा आती है, बाकी नॉर्मल 2 फीट 3 फीट पानी रहता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जी 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 जी। तो उसमें क्या है, वो गन्ना अच्छे से हो सकता है या नहीं हो सकता है? अच्छी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, पर क्या है, लास्ट ईयर में जमुना के कटान के कारण में थोड़ी सी बलुई मिट्टी उसमें मिक्स हो गई, यानी मिट्टी जो धान लायक थी अभी धान लायक भी नहीं रही है खेती। जी जी जी। पानी नहीं रोक पाती है ज्यादा अच्छे से, तो उसके लिए कुछ आप अपना दिशा निर्देश दीजिए सर। जी बिल्कुल। देखिए भूपेंद्र जी, बड़ा खुशी की बात है कि आप रेलवे में अच्छी पोजीशन पे हैं और अच्छा आपका खेती में भी आपका झुकाव लगाव है। हाँ, तो बड़ा अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक अपना जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, जो सर्विस में एग्रीकल्चर कृषि में मेरा काम करने का है, तो मैं आपको यहाँ संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो खेती में हमारे पुराने किसान लगे हुए हैं, उनसे कभी कभी ऐसी बातें मिल जाती हैं हम लोगों को भी रिसर्च के लिए, खोज के लिए, जो बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन आपका मार्गदर्शन उनको रहेगा तो निश्चित रूप से खेती में और 4 चांद लगेंगे आपकी खेती में, निश्चित रूप से। तो देखिए, मेरा अपना सुझाव है ये कि जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें गन्ने की खेती हो सकती है। और क्योंकि बाढ़ प्रभावित में पानी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रुकता है, जैसे बाढ़ आई लगभग 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद में पानी हो जाता है। और गन्ना हमारी जो है बहुत हार्डी क्रॉप है, मतलब जो सूखे को भी सहन करती है और पाला को भी सहन करती है, और जो जल प्लावित क्षेत्र है उनमें भी गन्ना हमारा सहन कर जाता है। तो निश्चित रूप से आप ऐसे खेतों में जहाँ पे जल भराव की समस्या या बाढ़ प्रभावित है उसमें गन्ने की खेती आप कर सकते हैं। और आपने कहा कि साहब उसमें कुछ थोड़ा सा रेत का मात्रा आ गई है, रेतीली मिट्टी हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उस बलुई दोमट मिट्टी बन गई है तो आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आप हरी खाद की बुवाई करा करके और उसको लगभग 45 से 50 दिन के बाद पलटाई करा करके उसको आप जमीन की जो जीवांश की मात्रा है उसको बढ़ा करके, और उसके बाद में उसमें गन्ना आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और अच्छी पैदावार आप उससे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी।
डॉक्टर साहब सवाल पे लौटते हैं, तो एक कीड़ा तो आपने बता दिया था जी। उसके अलावा और कौन कौन से कीट हैं या कौन कौन सी बीमारी है? मैं अगेती बेदक आपका है, तना बेदक है आपका, तो उससे प्रभावित फसल होती है और इसका प्रकोप जो होता है वो लगभग मार्च से लेकर के और जून के आखिर तक रहता है, जब तक वातावरण में नमी नहीं आएगी। देखिए साइकिल को समझने के लिए मैं किसानों को इस प्रोग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि एक कीड़े का प्रकोप कब तक रहता है और उसके बाद में उसकी जैसे पीरियड खत्म होता है, उसकी साइकिल पूरी होती है और उसके बाद में दूसरे कीड़े की शुरुआत हो जाती है। तो जो हमारा जो आपका कनस्युआ रोग कीड़ा है हमारा, उस कनस्युआ कीड़ा जो है हमारा जब तक वातावरण में नमी नहीं आएगी तब तक हमारा वो कीड़ा उस फसल में नुकसान करता रहेगा और जैसे ही वातावरण में आर्द्रता आएगी वैसे ही ये कीड़ा जो है आपकी सुषुप्त अवस्था में डोरमेंसी में चला जाएगा और अगोला बेदक कीट, जिसको चोटी बेदक भी कहते हैं हमारा किताब, जो सबसे ज्यादा हमारा प्रकोप ये गन्ने की इसका पैदावार घटती है, वो उसका प्रकोप शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि इसकी जो मादा है वो जून के महीने में गन्ने की पहली, दूसरी और तीसरी इन 3 पत्तियों में से किसी एक पत्ती में निचले हिस्से पे अंडे देती है और वो अंडे दे करके मोम से चिपका देती है और उसी से लार्वा निकल करके मिड रिब के माध्यम से, जो बीच की मिड रिब होती है उसके माध्यम से गन्ने की पहली, दूसरी, तीसरी इन 3 पोइयों में से किसी एक पोई में छेद करके उस गन्ने को प्रभावित कर देती है और उसकी बढ़वार वहीं रुक जाती है। अगर गन्ना 2 फुट का, 4 फुट का है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, वहीं की वहीं गन्ना रह जाता है। तो इसको हम ये उसकी लाइफ साइकिल जो है वो हमारी अगस्त सितंबर तक रहता है। यानी जो अगोला, जो हमारा चोटी बेदक है गन्ना है, अगोला बेदक कीट है जिसको टॉप बोरर भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसका प्रकोप है वो मतलब 15 जून से लेकर के, कहने का मतलब है कि जैसे ही प्री मानसून होगी, वातावरण में जैसे ही आर्द्रता आएगी, इसकी मादा तुरंत एक्टिव हो जाएगी और ये अंडे देना शुरू कर देती है। और इसकी पहचान ये है कि ये इसकी मादा जो होती है एकदम सफेद रंग की होती है और अगर आप देखें तो सुबह के समय पे आपको खेत के चारों तरफ मंडराती हुई दिखाई देगी। अगर सफेद रंग की तितली सुबह के समय पे आपको दिखाई देती है तो निश्चित समझ लीजिए कि आपके खेत में इसका प्रकोप बढ़ने की संभावना है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो लू चली है उससे इस बार इस चोटी बेदक कीट की जो मादा थी, इसने इस बार उसका प्रकोप इतना नहीं हो पाया है क्योंकि गर्म हवा चलने की वजह से ये प्राकृतिक रूप से इसका नियंत्रण हो गया है। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि प्राकृतिक तौर पे हो गया है इसका नियंत्रण, लेकिन अगर जैसे पहले कीट का नाम दिया आपने और ये है, अगर हो जाता है या कहीं है कम है तो किस तरह से, कौन सी दवा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? देखिए ऐसा आगे अगर हमारा जो कनस्युआ रोग है, कीट है, सॉरी मैं कनस्युआ कीट है, रोग नहीं है ये, तो कनस्युआ कीट के लिए अर्ली शूट बोरर के लिए अगर इसका जैसे ही प्रकोप होता है तो इसका प्रकोप की पहचान मैंने आपको बताई थी कि बीच की जो गोब है वो सूख जाती है, खींचने पर आसानी से निकल आती है। अगर नाक से अगर इसकी स्मेल ली जाए तो इसमें तीक्ष्ण सिरके जैसी बदबू आती है, महक आती है, तो ये समझ लीजिए निश्चित इसकी। और अगर इसको पूरे को खोला जाए तो इसकी गोब में आपको एक सूड़ी सफेद रंग की देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये आपका अर्ली शूट बोरर है। और इसके नियंत्रण के लिए कार्टप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल, इन दोनों में से कोई भी एक, अगर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फिप्रोनिल लेते हैं तो आपका 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप इसका खेतों में बुरकाव करते हैं रेत में मिला करके खूंड के पास में, तो निश्चित रूप से आपका अर्ली शूट बोरर यानी कनस्युआ कीट है उससे आप बचाव कर लेते हैं। अब चोटी बेदक की बात आती है तो चोटी बेदक के नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया है कि अगर आप जून के आखिर में ट्राइकोकार्ड का अगर आप लगाते हैं तो सबसे बढ़िया नियंत्रण उससे होता है। ट्राइकोकार्ड, एक ट्राइकोकार्ड का जो उसमें लगे रहते हैं, हमारे किसान भाई समझ रहे होंगे, उसको लगा करके 8 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक अगर आप पत्ते गमले की पत्ती, हाँ। लेकिन किसान भाई मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा था कि इसका प्रकोप पहली, दूसरी, तीसरी पत्ती पे होता है, तो इसका जो ट्राइकोकार्ड लगेगा वो भी पहली, दूसरी, तीसरी पत्ती पे ही लगेगा क्योंकि इसकी जो मादा है वहीं पर अंडे दे रही है और उससे जो लार्वा निकलेगा वो वहीं पे उनको लेकर के खा करके खत्म करेगा। तो इसलिए विशेष रूप से कुछ किसान भाई
नीचे वाली पत्ती पे भी लगा दिया, चौथी, पांचवी, छठवीं नीचे की पत्तियां, तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है जितना ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी पत्ती में लगाएं। तो एक तो ट्राइकोकार्ड लगाएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पर अगर ट्राइकोकार्ड 2 बार लगा देते हैं तो आप लगभग 70% तक 80% तक ये आपकी नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर रासायनिक का नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्लोरोपेंटेनॉल का जो एक है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो रासायनिक दवाओं से उसका नियंत्रण होता है। डॉक्टर साहब अब कहते हैं कि जो गन्ने की फसल है उसमें बंधाई का बड़ा महत्व है। जी, है ना जी। तो बंधाई जो है किस अवस्था में बंधाई करनी चाहिए हमें? देखिए, गन्ने में जो समसामयिक कार्य हैं उनमें हमारे किसान भाई पहले विमुख होते चले जा रहे हैं। पहले गन्ने में गन्ना जमने के बाद में सूखी गुड़ाई करते थे जी, तो वो हमारे किसान भाई बहुत बंद करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से गन्ने का ब्यात कम होता चला जा रहा है। उसके बाद में गन्ने पे मिट्टी चढ़ाई जाती थी, वो भी लगभग अब काफी बहुत किसान भाई कम करते चले जा रहे हैं। इससे पैदावार प्रभावित हो रही है। और तीसरा समसामयिक कार्यों में जो था सामयिक कार्य थे उसमें गन्ने की बंधाई भी बहुत जरूरी है। और विशेष करके जो किसान भाई ट्रेंच मेथड से गन्ना बो रहे हैं या डबल रो मेथड से गन्ना बो रहे हैं, डबल लाइनों से गन्ना बो रहे हैं, उन किसान भाइयों को गन्ने की बंधाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पहली बंधाई 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में पहली बंधाई जरूर करनी चाहिएगा। सही समय पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गन्ने का और विशेष करके जो किसान भाइयों की पेड़ी है उनकी, क्योंकि उनके गन्ने की बढ़वार काफी अच्छी हो गई होगी, तो उनके लिए बंधाई बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश होती है, तेज हवाएं आती हैं, गन्ना गिर जाता है। गन्ना जहां गिर जाता है उसकी पैदावार 15-20% तक आपकी पैदावार गिर जाती है, चूहों का प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे गन्ने से बचाने के लिए और एक बंधाई जो है वो सितंबर के महीने में कर देते हैं। अगर 2 बंधाई करते हैं निश्चित रूप से गन्ने की, एक तो बंधाई करने से गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। जहां गन्ना झुका अगर तिरछा हुआ तो गन्ने की बढ़वार आपकी रुकती है। ये मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ है इस बात को। तो इसलिए किसान भाई गन्ने की बंधाई बहुत आवश्यक है। अगर गन्ना आपको 10 से लेकर के 14 फुट का गन्ना आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आप गन्ने की बंधाई जरूर करें, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल सकेगी। तो ये अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे गन्ना किसान हैं वो इस काम को करेंगे और अच्छी पैदावार लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूं कि एज ए वैज्ञानिक होने के नाते मेरा भी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि गन्ने में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ में अपनी मिट्टी को भी जरूर पहचाने। रासायनिक उर्वरकों पे ही आने वाला था। मैं बहुत संक्षिप्त में बताइए कि जो जल में घुलनशील उर्वरक हैं जी, उनका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे करें? देखिए, मैं चलते चलते किसान भाइयों को यह अवश्य बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है या गन्ने के ब्यात फूटे थे, वो मिलेबल कैन जो आप मिल को सप्लाई देंगे उनकी अच्छी बढ़वार नहीं हो रही है, तो जल घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जो अलग अलग ग्रेड में आपको बाजार में मिल जाते हैं। 18-18 का 0050 है, 1744 है। तो इन उर्वरकों का अगर पानी में घोल बना करके 10 से लेकर के 15 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर आप छिड़काव करते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल पर, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और विशेष करके मैंने ये देखा है किसान भाइयों कि 0050 है या 1744 है, अगर इसका इस अवस्था पर जो इस समय हमारा जुलाई का महीना चल रहा है, अगर उसमें छिड़काव कर देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपकी फसल अच्छी पैदावार देगी। मैं एक और इसमें अपनी बात आप नरेश जी जोड़ना चाहूंगा कि खेतों में अगर आप गन्ना लगातार लेना, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों, गन्ने से अच्छा आपको फसल लेनी है तो अपने खेतों की जीवांश के स्तर को भी जरूर संभालें। क्योंकि अगर बिना जीवांश रासायनिक उर्वरकों के दम पर या उनकी बदौलत आप बहुत लंबे समय तक गन्ने की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। इसलिए गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद या शुगर मिल की सड़ी हुई मैली को जरूर डालें, जिससे आपका जीवांश जो बढ़ा रहे। डॉक्टर मिश्रा, आप कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका भी और हमारे किसान भाइयों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। जय हिंद, जय भारत। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा।
खेतों में डालो बेधड़क। एक्रोना एनपीके 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना एनपीके 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो किसान बहन भाइयों, आप इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे, गन्ने की पाठशाला। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।